जय जवाहर दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी ब्रिटिश विस्तार या ब्रिटिश विजय। और ब्रिटिश विजय के अंतर्गत हमने देखा बंगाल को उन्होंने जीता। बंगाल को जीतने के तहत उन्होंने प्लासी और बक्सर का युद्ध किया। उसके बाद हमने देखा कि बंगाल को जीतने के बाद या बंगाल का जो बक्सर युद्ध था, इस बक्सर युद्ध में उन्होंने अवध, मुगल और बंगाल तीनों को जीता था, है ना। इसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और फाइनली उन्होंने मैसूर को भी जीता। इसके बाद एक आता है टॉपिक आगे विस्तार के क्रम में वेलेजली। वेलेजली के बारे में देखो, वेलेजली एक गवर्नर जनरल है, लेकिन अभी हम लोग गवर्नर जनरल नहीं पढ़ रहे हैं। अभी अपने को क्या देखना है, वेलेजली और विस्तार। वेलेजली ने कैसे विस्तार किया है ब्रिटिश साम्राज्य का, इस चीज़ को फोकस करना है, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ब्रिटिश विस्तार या ब्रिटिश विजय। और इसके अंतर्गत अपने को पढ़ना क्या है, एक तो सहायक संधि वेलेजली का है, इसके बारे में देखना है। सहायक संधि में क्या, सहायक संधि क्या था, इसकी विशेषता क्या थी, लाभ इससे क्या हुआ अंग्रेजों को, और संधिकर्ता राज्य कौन कौन से थे, है ना। प्री कम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास है। पूरा मेरा सिलेबस में जितना पढ़ा रहा हूँ प्री कम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, इसके अलावा थोड़ा सा कुछ बात और करेंगे वेलेजली को लेकर, विस्तार को लेकर, है ना। तो विस्तार में एक बात याद रखिएगा, जैसा कि हम जान रहे हैं कि मैसूर का युद्ध हुआ था, फोर्थ मैसूर युद्ध जो हुआ था 1799 में, है ना। जब टीपू सुल्तान क्या हुआ, मारा गया। तो टीपू सुल्तान के मरने के बाद मैसूर का क्या किया गया, विलय किया गया। तो मैसूर का विलय वेलेजली के काल में किया गया है। तो इसने क्या किया है, मैसूर का विलय किया है। ब्रिटिश साम्राज्य में क्या किया, मैसूर का विलय किया। साथ में इसने क्या किया है, सेकंड मराठा युद्ध में, आंग्ल मराठा युद्ध में, आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की स्थिति को कमजोर की है। अभी मैं मराठा युद्ध नहीं पढ़ाया हूँ, अगला जो वीडियो पढ़ेंगे हम लोग वो इन्हीं पर रहेगा, आंग्ल मराठा युद्ध पर। तो सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध क्या हुआ है, वेलेजली के समय हुआ है। और इस दौरान क्या हुआ है, वेलेजली ने इनकी स्थिति कमजोर की है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की स्थिति को क्या की है, कमजोर की है। मराठों की स्थिति को क्या किया है, कमजोर किया है। तो विस्तार के पॉइंट ऑफ व्यू से सहायक संधि के अलावा ये दो पॉइंट हमको याद रखना है विस्तार की दृष्टि से। इसने क्या किया, मैसूर का विलय किया और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की स्थिति को कमजोर की है। ये दोनों के अलावा विस्तार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका क्या आता है निकल कर, सहायक संधि। वेलेजली की सहायक संधि मस्ट इम्पॉर्टेंट है। पढ़ना क्या है कि ये क्या है सहायक संधि, प्लस इसकी विशेषता, इसका लाभ क्या हुआ अंग्रेजों को, और साथ में संधिकर्ता राज्य कौन कौन से थे। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या था, तो इसके तहत क्या था, इस संधि के तहत एक ऐसी संधि थी जिसके तहत कंपनी भारतीय राज्यों को अपने ऊपर निर्भर बना रही थी। तो यही था सहायक संधि, या इसका उद्देश्य यही था, बोल सकते हो कि भारतीय राज्यों को कंपनी के ऊपर क्या करना, निर्भर बनाना। यही था सहायक संधि। या मैं दूसरे लैंग्वेज में लिख दिया हूँ कि इस संधि के तहत कंपनी भारतीय राज्यों को अपने ऊपर निर्भर बना रही थी, या इसी को हम बोल सकते हैं कि भारतीय राज्यों को कंपनी के ऊपर क्या करना, निर्भर बनाना। भारतीय राज्यों को कंपनी के ऊपर निर्भर बनाना। तो याद रखिएगा यही था इसका क्या, सहायक संधि, है ना। एक पॉइंट मैं यहाँ मिस कर रहा हूँ, उसको भी यहाँ लिख देंगे कि क्या था, और प्लस इसी में थोड़ा सा तथ्य भी इसमें आएगा, है ना। क्योंकि वेलेजली के जनक कौन थे, इसकी शुरुआत किसने की है, प्रथम बार संधि किसने किया है, ये सब भी कई बार पूछता है, तो तथ्य भी इसमें ऐड करेंगे। चलिए, तो क्या है मैंने बता दिया
क्या है, तो इसके अंतर्गत क्या कर रहे थे, कंपनी भारतीय राज्यों को अपने ऊपर निर्भर बना रही थी या भारतीय राज्यों को कंपनी के ऊपर निर्भर बनाना, यही यह संधि थी। ठीक है, इस संधि में आप फैक्ट के रूप में याद रखिएगा, भारत में इस संधि की शुरुआत जो है भारत में ये किया है आपका फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। ठीक है, क्या है, डुप्ले ने। इसकी शुरुआत किसने की है, डुप्ले ने। पहली संधि जो की है वो इसने किया है क्लाइव ने अवध के साथ। क्लाइव ने किसके साथ किया है, अवध के साथ। आपको याद होगा जब हम लोगों ने बक्सर के युद्ध पढ़ा और उसके बाद इलाहाबाद की संधि के लिए क्लाइव को बुलाया गया और मुगलों के साथ इलाहाबाद की संधि होगी, उसके बाद अवध के साथ जब हुई तो अवध को बोला गया कि उससे इलाहाबाद का और कोरा का क्षेत्र ले लिया और साथ में बोला गया कि अवध की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई होगी। ऐसा मैं बताया था। ठीक है, यही चीज़ निकल के आएगा अभी, यही ऐसा एक्शन है। और साथ में क्या बोला गया, पहली संधि किसने की, क्लाइव ने। और इसको ना जनक किसका बोला जाता है, वेलेजली को। जनक किसको बोला जाता है, वेलेजली को। क्यों ऐसा बोला जाता है कि वेलेजली ने, देखो शुरुआत तो डुप्ले ने की थी, लेकिन व्यवस्थित रूप से भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए इसका प्रयोग, क्या बोला, व्यवस्थित रूप से भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए इसका प्रयोग वेलेजली ने किया है, इसलिए इसको जनक कहा जाता है। बात रखिए, शुरुआत किसने की थी, डुप्ले ने की थी। प्रथम संधि किसने की थी, तो इलाहाबाद के साथ 1765 में अवध के साथ 1765 में क्लाइव ने की थी, याद रखिएगा। चलिए, अब मैं ये आपको बता दिया कि भाई क्या था और तथ्य क्या है। ठीक है, अब चलो विशेषता देखते हैं, इसमें पूरा बात निकल के आएगा इसका। इस संधि की विशेषता क्या थी, या इसी में क्या भी आ जाएगा। इस संधि के तहत क्या होता था, अंग्रेजों, भारतीय राज्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की होती थी। ठीक है, कैसे निर्भर बना रहे थे, मैं क्या बनाया, निर्भर बनाना होता था, भारतीय शासकों को कंपनी के ऊपर निर्भर बनाना। तो निर्भर कैसे बनाते थे, तो भारतीय राज्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की होगी। किसकी होगी, अंग्रेजों की। जिसके बदले में भारतीय शासक अंग्रेजों को क्या करेंगे, धनराशि देंगे। क्या देंगे, धनराशि। और धनराशि यदि खत्म हो गया देने के, मतलब आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, अब धनराशि नहीं दे सकते, धनराशि देंगे। ठीक है, और बाद में इसी को क्या देने लगे, धनराशि के बदले बाद में भूभाग देने लगे। मतलब भाई जब तक धनराशि थी तब तक धनराशि दे रहे हैं और बाद में क्या देने लगे, भूभाग। तो अंग्रेजों को सहायक संधि के बदले मिल क्या रहा है, एक तो धनराशि मिल रही है या फिर क्या मिल रहा है, एक वृहद भूभाग मिल रहा है ना, जो अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जा रहा है। तो क्या बोला इस संधि के तहत कि भारतीय राज्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों की होगी, जिसके बदले उन्हें भारतीय शासकों से क्या मिलेगा, धनराशि प्राप्त होगा। और बाद में बात रहा हूँ आगे चलकर क्या हुआ, धनराशि जब खत्म हो गई, कमजोर हो गई आर्थिक स्थिति भारतीय राज्यों की, तब उसके बदले क्या मिलने लगा, भूभाग, है ना। दूसरा बोला जा रहा है कि भाई बोला गया कि विदेश नीति का संचालन अंग्रेज करेंगे। भारतीयों के विदेश नीति का संचालन कौन करेंगे, अंग्रेज करेंगे। संचालन अंग्रेज करेंगे, यह भी बोला गया सहायक संधि के तहत।
ये सभी सहायक संधि के तहत प्रावधान है। क्या प्रावधान है? जो भी सहायक संधि कर रहा है उसको इन बातों का क्या करना पड़ रहा है? पालन करना पड़ रहा है। पहला क्या कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी हो गई? अंग्रेजों की, और बदले में शासक क्या कर रहे हैं? उसको धनराशि प्रदान कर रहे हैं। दूसरा क्या, अब उन शासकों की विदेश नीति का संचालन, उस राज्यों की विदेश नीति का संचालन कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। तो विदेश नीति का संचालन कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। बोला गया अंग्रेजों की अनुमति के बिना, अंग्रेजों की अनुमति के बिना, तो अनुमति के बिना क्या नहीं करना है? तो बोला गया कि अनुमति के बिना अमेरिकन और यूरोपियन को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे। यूरोपियन को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे। भारतीय शासकों के लिए जो भी संधि कर रहा है उनके लिए अनिवार्य हो गया कि भाई उनके अनुमति के बिना, मतलब अंग्रेजों की अनुमति के बिना वो किसी भी अमेरिकन या यूरोपियन को अपने अधीन सेवा में नहीं रख सकते। सेवा में रखने के लिए अंग्रेजों की अनुमति लेनी होगी। और साथ में बोला गया प्रत्येक जो भी संधिकर्ता राज्य है उनके दरबार में, तो शासक के दरबार में, शासक के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति की जाएगी। रेजिडेंट की नियुक्ति की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी जो उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आंतरिक मामलों में, आगे लिख लीजिएगा आप लोग, मैं क्या बोला? प्रत्येक शासक के दरबार में क्या किया जाएगा? या संधिकर्ता, ये सभी किसके द्वारा, किसको फॉलो करना है? संधिकर्ता राज्य को। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि संधिकर्ता राज्य को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना पड़ता था। तो संधिकर्ता राज्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की हो जाती थी, जिसके बदले में वो क्या देते थे? धनराशि देते थे। बाद में आगे चलकर भूभाग देने लगे। उसके बाद क्या बोला गया? संधिकर्ता राज्य के विदेश नीति का संचालन अंग्रेज करेंगे। संधिकर्ता राज्य अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी भी अमेरिकन और यूरोपियन को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे। और संधिकर्ता और शासक के राज्य के संधिकर्ता शासक के दरबार में क्या होगा? एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति की जाएगी जो उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि ऐसा बोला गया था लेकिन हस्तक्षेप होता था। ठीक है, अब रेजिडेंट की नियुक्ति क्यों? क्योंकि भाई बोला गया सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, तो हमारे ओर से एक अधिकारी वहाँ बैठना चाहिए आपके दरबार में। जब भी आपके ऊपर हमला होगा तो वो हमको खबर करेगा, या उसके अधीन एक सेना होगी वो आपकी सहायता करेगा, और अगर और सेना की ज़रूरत पड़ेगी तो हमको इन्फॉर्म करेगा और सेना भेजेंगे, इस टाइप से। ठीक है, तो ये प्रावधान था। तो मैं यहाँ पर क्या बताया कि भाई अपने को पढ़ना क्या है? अपने को पढ़ना है वेलेजली की सहायक संधि। और सहायक संधि के तहत मैं बताया कि ये क्या था। तो क्या था कि भारतीय राज्यों को कंपनी के ऊपर निर्भर बनाना। शुरुआत इसके डोपले ने की, है ना। सर्वप्रथम इसका प्रयोग क्लाइव ने किया अवध के साथ, और व्यवस्थित रूप से इसको साम्राज्य विस्तार के लिए वेलेजली ने इस्तेमाल किया। इसलिए वेलेजली को इसका क्या बोल दिया जाता है? जनक कहा दिया जाता है। हमने अभी विशेषता देखा, विशेषता में हमने बता दिया आपको क्या कि संधिकर्ता राज्य को निम्न शर्तों का पालन करना पड़ता होता था। सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की हो जाएगी, बदले में क्या देंगे? धन देंगे या फिर बाद में भूभाग देंगे। दूसरा बोला गया कि उनके विदेश नीति का संचालन भी अंग्रेज करेंगे। थर्ड बोला गया कि क्या उनकी अनुमति के बिना भारतीय राज्य क्या नहीं कर सकते? अमेरिकन और यूरोपियन को अपनी सेवा में नहीं रख सकते। और प्रत्येक जो संधिकर्ता राज्य है उनके दरबार में क्या होगा? एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति की जाएगी। अब इसका लाभ क्या हुआ भाई? ये जो वेलेजली ने प्रावधान किया सहायक संधि का, इसका लाभ क्या हुआ? तो बोला जा रहा है हम लाभ के रूप में कि पहला तो ये बोला जा रहा है कि युद्ध के बिना क्या हुआ? साम्राज्य विस्तार हुआ। युद्ध के बिना क्या हुआ? साम्राज्य विस्तार, मतलब युद्ध नहीं करना पड़ा, और वेलेजली ने इसके माध्यम से क्या किया? अपना साम्राज्य विस्तार किया। ठीक है, दूसरा बोला जा रहा है क्या? भारतीय शासकों के प्रशासन पर अप्रत्यक्ष रूप से, भारतीय शासकों के प्रशासन पर क्या हुआ? प्रभाव स्थापित हुआ। अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। क्यों? क्योंकि रेजिडेंट बैठा है ना। और भाई पूरा प्रशासन विदेश नीति का संचालन कर रहे हैं, आक्रमण हो रहा है तो आपको हम सुरक्षा देंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से
अप्रत्यक्ष रूप से संधिकर्ता राज्य के प्रशासन पर क्या हुआ, संधिकर्ता राज्य के प्रशासन पर प्रभाव स्थापित हुआ। उन्होंने बोला गया कि भाई विदेश नीति का संचालन अंग्रेज करेंगे और अंग्रेज की अनुमति के बिना यूरोपियन और अमेरिकन को अपनी सेवा में नहीं रखना है। तो इससे क्या लाभ हुआ, तो भारतीय और विदेशी विदेशियों के गठजोड़ को रोका गया, या विदेशियों के गठजोड़ को रोका गया, मतलब उनका गठजोड़ ना बन पाए। जैसे हमने देखा था कि टीपू सुल्तान क्या कर रहा था, फ्रांसीसियों से, तुर्कियों से, अफगानिस्तान से क्या बना रहा था, गठजोड़ कर रहा था, संबंध स्थापित कर रहा था अंग्रेजों के विरुद्ध। इस सब चीज़ को रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि भाई अब विदेश नीति का संचालन वही कर रहे हैं और साथ में उनकी अनुमति के बिना आप किसी को अपने अधीन सेवा में रख ही नहीं सकते। तो भारतीयों और विदेशियों के गठजोड़ को रोका गया। ठीक है, बोला जा रहा है कि रेजिडेंट की नियुक्ति के कारण, ये जो रेजिडेंट था, रेजिडेंट को बोला ना दरबार में रेजिडेंट होगा करके दरबार में, तो रेजिडेंट की नियुक्ति के कारण भारतीय राज्यों के आंतरिक परिस्थिति की समझ विकसित हुई या समझ बनी, जिसका प्रयोग आगे चलकर विलय में किया गया, आगे चलकर किसमें किया गया, विलय में किया गया। ठीक है, और क्या बोल सकते हो। अब बोला जा रहा है कि इसके बदले में उनको क्या मिल रहा था, तो अथाह मात्रा में धनराशि दे रहे थे। संधिकर्ता राज्य क्या दे रहे थे, धनराशि दे रहे थे सुरक्षा के बदले, या फिर क्या दे रहे थे, भूभाग दे रहे थे। तो धनराशि दे रहे थे तो डायरेक्ट धन मिल रहा है, और या भूभाग दे रहे हैं तो भूभाग दे रहे हैं, तो इस भूभाग से क्या मिल रहा है, एक तो इससे भी इनको क्या मिलेगा, धन मिलेगा राजस्व के रूप में, है ना। तो क्या बोल रहा हूँ, दोनों के रूप में क्या मिलेगा, धन मिलेगा। अब यहाँ पास क्या हुआ, तो धन है ना, तो इनको क्या हुआ, विशाल धन की प्राप्ति से, विशाल धन की प्राप्ति से यहाँ से भी धन मिल रहा है भूभाग से अप्रत्यक्ष तौर पर, और अगर भूभाग नहीं दे रहे हैं, सीधे धन दे रहे हैं, तो भी प्रत्यक्ष तौर पे धन मिल रहा है। तो विशाल धन की प्राप्ति से क्या कर सके, है ना, या राजस्व की प्राप्ति से या धन की प्राप्ति से, विशाल को काट देते हैं, सेंटेंस बनाना है तो धन की प्राप्ति से विशाल सेना का गठन किया गया, विशाल सेना का गठन किया गया, जिसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया, इसका प्रयोग तो बोला जा रहा है क्या, भारत विजय, भारत को जीतने में, प्लस अन्य विदेशी शक्तियों से भारत की सुरक्षा में, साथ में क्या, भारत से बाहर ब्रिटिश युद्धों में, भारत से बाहर ब्रिटिश युद्धों में, ठीक है जी। और क्या हुआ, तो संप्रभुता युक्त भूभाग मिला, संप्रभुता युक्त भूभाग। तो इस संप्रभुता युक्त भूभाग से क्या हुआ, तो एक तो मैं बताया यहाँ से क्या मिल रहा है, इनको राजस्व मिल रहा है, तो राजस्व की प्राप्ति हुई, धन की ही प्राप्ति हुई इससे। और दूसरा, इसका प्रयोग औद्योगिक क्रांति के बाद
इसका प्रयोग बाजार के तौर पर किया गया। इस क्षेत्र का प्रयोग, तो क्या बोला जा रहा है, औद्योगिक क्रांति के बाद इस क्षेत्र का प्रयोग बाजार के तौर पर किया गया। तो ये सभी लाभ हुए। क्या क्या लाभ मैं बताया, पहला मैं बताया क्या कि युद्ध के बिना क्या हो गया, साम्राज्य विस्तार हुआ, ठीक है। दूसरा मैं क्या बोला, अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय राज्यों के प्रशासन पर क्या हुआ, प्रभाव स्थापित हुआ। तीसरा बोला जा रहा है कि भारतीय शक्ति और विदेशियों के गठजोड़ को बनने से क्या किया गया, रोका गया। रेजिडेंट की नियुक्ति के कारण भारतीय राज्यों के आंतरिक परिस्थितियों की समझ विकसित हुई, जो आगे चलकर क्या हुई, विलय में सहायक हुई, उनको विलय करने में क्या हुई, सहायक हुई। और क्या बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि क्या ये धन की जो प्राप्ति हो रही है डायरेक्ट धन से या ये राजस्व के तौर पे जो मिल रहा है धन, इससे क्या हुआ, विशाल सेना का गठन किया गया और इस सेना का इस्तेमाल भारत को जीतने में, भारत की सुरक्षा में और भारत से बाहर ब्रिटिश युद्धों में इसका क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया। और क्या बोला जा रहा है कि ये जो भूभाग मिला है इससे क्या लाभ हो रहा है, तो इस एक तो धन प्राप्त हो रहा है, राजस्व प्राप्त हो रहा है। दूसरा क्या बोला जा रहा है कि इन क्षेत्रों का इस्तेमाल औद्योगिक क्रांति के बाद बाजार के रूप में किया गया। तो ये था फाइनली आपका क्या, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। अब किन किन राज्यों के साथ ये संधि होगी, है ना, तो मैं क्रम से लिख रहा हूँ ना, यही इसका क्रम है, याद रखिएगा, है ना। ईयर आपको याद नहीं रखना है, ईयर अब नहीं पूछेगा, लेकिन क्रम आपको याद रखना है। जो मैं क्रम लिख रहा हूँ यही है। तो सबसे पहले अवध के साथ हुआ, अवध के साथ नहीं, अवध के साथ तो चलो क्लाइव ने किया है, लेकिन यहाँ पर फिर से अवध के साथ होगा बाद में। सर्वप्रथम हुआ है यहाँ चलो, तो याद रखिएगा हैदराबाद, हैदराबाद, उसके बाद हुआ मैसूर, उसके बाद हुआ तंजौर, उसके बाद हुआ अवध, उसके बाद हुआ पेशवा। तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा। उसके बाद आपका हुआ बरार के भोसले के साथ। तो याद रखिएगा अवध, मैसूर, तंजौर, पेशवा, और उसके अवध, मैसूर, तंजौर, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा और भोसले। तो इनके साथ ये क्या हुआ, युद्ध संधि की गई, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ राज्य थे, जैसे कि बोला जाता है भोसले के बाद सिंधिया के साथ हुआ था। सिंधिया के साथ भी इन्होंने क्या किया था, ये संधि की थी। सिंधिया के बाद यदि बोला जाए तो जोधपुर था, जयपुर था, सिंधिया। इसके बाद आपका गायकवाड़, गायकवाड़ के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद आपका सिंधिया, सिंधिया, ठीक है। तो इतना आपको थोड़ा सा याद रखना है। भरतपुर के साथ भी किया था, भरतपुर भी एक जगह है, इसका भी नाम याद रखिएगा, भरतपुर। तो ये सभी क्रम है ना, क्रम, ये क्रम को पूछा है कई बार कि सर्वप्रथम किसके साथ हुई थी, या 3-4 को दे देता है ऑप्शन में और इनका क्रम जमाइए बोलता है। तो याद रखिएगा सर्वप्रथम हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, ठीक है। उसके बाद क्या, अवध, फिर पेशवा, उसके बाद क्या, भोसले, उसके बाद सिंधिया, देन गायकवाड़, उसके बाद क्या, जोधपुर, फिर जयपुर, उसके बाद क्या, भरतपुर। याद रखिएगा, यहाँ क्या लिखो, सिंधिया लिखो, जयपुर, है ना। तो इस तरीके से इतने राज्यों के साथ क्या हुआ, संधि की गई। वेलेजली ने कौन सी, सहायक संधि। तो हमको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो फाइनली हमने देख लिया, क्या देखा कि भाई ये जो वेलेजली था इसका विस्तार में क्या योगदान रहा। तो इसने मैसूर का विलय किया, साथ में क्या किया, सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की स्थिति को कमज़ोर की। इसके अलावा इसने सहायक संधि के माध्यम से क्या किया, साम्राज्य का विस्तार किया। और सहायक संधि के तहत संधिकर्ता राज्य कौन कौन से हैं, तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, उसके बाद क्या, APBS, पेशवा, भोसले, सिंधिया,
जोधपुर, सिंधिया के बाद गायकवाड़, जोधपुर, जयपुर और भरतपुर। इस क्रम को याद रखिएगा, ठीक है। मेंस में पूछ सकता है कि बेलरजली की सहायक संधि नीति क्या थी, उसकी विशेषता बताइए, या इसको अंग्रेजों से क्या लाभ हुआ। तो हमने सब कुछ आपको बता दिया, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं बनेगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखेंगे हम लोग कि बेलरजली के बाद अब जो विस्तार होगा, अब आएगा आपका क्या, अगला मराठा युद्ध। अगला मराठा युद्ध मतलब मराठों का विलय किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे मराठों का विलय किया गया, उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।